हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमी का बच्चों जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। उसके बारे में बच्चों हम पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट है इसी वीडियो में समझने वाले हैं। सो बच्चों आज हम प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू का वन शॉट रिविजन करने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में। सो जानेंगे बच्चों आज के सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमारे जो मेन टॉपिक है बच्चों वो है प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू। अब बच्चों इसमें भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा देख लेते हैं। प्रोडक्शन में बच्चों हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, आइसोकॉन्ट क्या क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से है प्रोडक्शन के, और बच्चों जानेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। और उसी के साथ बच्चों प्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक होगा हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसके बाद में कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में जानेंगे। बच्चों ये आपको टॉपिक ज्यादा दिख रहे होंगे पर ये टॉपिक इजी है, आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों सबसे पहले प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन में बच्चों ये जो चैप्टर है ना हमारा प्रोडक्शन और कॉस्ट, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं हम खुद एक मैन्युफैक्चरर है, हमारी खुद की एक फैक्ट्री है या खुद की एक बच्चों कंपनी है जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे ये पेन ले लो, इस पेन का हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। सो बच्चों उसको बनाने में कैसे क्या प्रोसीजर होगा, हमारा प्रोडक्शन किस तरह से होगा, हमारी कॉस्ट कैसे होगी बच्चों यहाँ पे, और हम रेवेन्यू कैसे अर्न करेंगे, सब कुछ इसमें देखेंगे। सो बच्चों हमें यहाँ पे एक ऑनर या एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों कि अगर हमें एक आउटपुट बनाना है, हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, सो उस प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन से इनपुट चाहिए और उन इनपुट में हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे कि हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। सो मैम प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच इनपुट आर ट्रांसफर इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है जिसमें हम जो इनपुट होते हैं उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर करके उसमें प्रोसेस करके आउटपुट करते हैं। जैसे मुझे ये पेन बनाना है बच्चों, जैसे आपको ये पेन बनाना है, आपको इस पेन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको बच्चों मशीनरी चाहिए। अब आप जब इसमें प्रोसेस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, एक पेन बन जाएगा। सो बच्चों ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है बच्चों प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द प्रोड्यूसर और फर्म। अब बच्चों प्रोडक्शन कौन कैरी आउट करता है, जो कि बच्चों कोई फर्म या प्रोड्यूसर जो उस प्रोडक्ट को बनाता है वही इसको कैरी आउट करता है। आगे देखेंगे बच्चों अ फर्म रिक्वायर्ड डिफरेंट इनपुट लाइक लेबर, मशीन, लैंड, रॉ मटेरियल एंड एक्सेट्रा। अब बच्चों कोई भी फर्म है अगर उसको कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे हमने एग्जांपल लिया पेन बनाना है। अब बच्चों इस पेन को बनाने के लिए हमें बहुत सारे इनपुट चाहिए, अलग अलग, देखो अलग अलग फर्म अलग अलग प्रोडक्ट के लिए बच्चों अलग अलग जो इनपुट है वो लेती है। जैसे सपोज दैट मुझे इस पेन को बनाना है तो मुझे कौन कौन से इनपुट चाहिए, मुझे लेबर की जरूरत होगी, वर्कर्स, और बच्चों मशीन की जरूरत होगी, मुझे लैंड की जरूरत होगी जहां पे मैं वो एरिया लेके बच्चों वहां पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। सो बच्चों वो ये सब गुड्स पे डिपेंड करता है कि आपका गुड्स कैसा है, आपका आउटपुट कैसा बनेगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चों इनपुट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है और उसके लिए कौन कौन से हमें यहाँ पे इनपुट की जरूरत है। आगे हम देखते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे बच्चों कोई भी गुड्स या फिर एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बच्चों उसके लिए कितनी कॉस्ट लगी, यानी उसके लिए हमने कितने एक्सपेंडिचर किए, वही क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि बच्चों मुझे इस पेन को बनाना है, इसके लिए मैंने लेबर को हायर किया, लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, तो वो क्या हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, वो क्या हो गया बच्चों मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। सो मैम यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट अ कंपनी इनकर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस दैट जनरेट रेवेन्यू फॉर द कंपनी। क्या कहता है बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी कंपनी बच्चों कॉस्ट इनकर करती है, एक्सपेंडिचर इनकर करती है, ठीक है, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो यहाँ पे क्या करेगा बाद में जब वो गुड्स बन जाएगा तो बाद में कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा, वही सब क्या है बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब जनरली अगर हम बच्चों देखें तो कोई भी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए बच्चों 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम यूज में लेते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं बच्चों, जर्नली समझ लेते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बच्चों ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में काम आते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई भी गुड्स बनाना है, जैसे मुझे ये पेन बनाना है, मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे बच्चों, लैंड होगा,
लेबर होगा, कैपिटल होगा और एंटरप्रेन्योर होगा। अगर बच्चों मैं इन सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करूंगी तो मुझे इनको पे करना होगा। जैसे मैंने लैंड का यूज किया बच्चों, तो मैं बदले में उनको क्या पे करूंगी, रेंट पे करूंगी। जैसे मैंने एक फैक्ट्री ले ली, अब फैक्ट्री लिए बच्चों, रेंट पे लिए, तो मुझे हर महीने उनको क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। यानी मैंने लैंड का यूज किया, मैंने रेंट पे किया। नेक्स्ट है बच्चों, अगर मैं किसी वर्कर को, लेबर को या एम्प्लॉय को हायर करूंगी प्रोडक्शन के लिए, सो बदले में मुझे वेजेस और सैलरी देनी पड़ेगी। थर्ड है बच्चों, अगर मैं कैपिटल का यूज ले रही हूँ, सपोज दैट मैंने कोई मशीनरी ले ली या फिर मैं अपने बिजनेस में क्या कर रही हूँ बच्चों, इन्वेस्ट कर रही हूँ कैपिटल, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, या फिर मैंने किसी और से लोन लेके बच्चों क्या करा है, अपनी कंपनी में लगाया, तो बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लास्ट है बच्चों एंटरप्रेन्योर बच्चों क्या करता है, ये जो तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनका क्या करता है बच्चों, कॉम्बिनेशन करता है, इनको ऑर्गेनाइज करता है और इनको बताता है कि किस तरह से आप काम करो जिससे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो। सो बच्चों इसको बदले में मिलता है प्रॉफिट। एक एक करके बच्चों इनको देखते हैं। सो बच्चों यहाँ पे ये जो चारों है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कोई भी गुड्स को आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी को बच्चों जनरली ये वाली कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, बियर करनी पड़ती है, ये सारे एक्सपेंडिचर बियर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जनरली हमने देख लिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एक एक करके अब इसको समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहला आ गया हमारा लैंड। लैंड क्या है बच्चों, सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो अर्थ पे है और अर्थ के नीचे है, वो सारे हमारे क्या हो गए बच्चों, यहाँ पे लैंड में इंक्लूड होंगे। अर्थ पे जैसे फॉरेस्ट हो गया, कोल हो गया, कोल तो वैसे माइनिंग में आ गया बच्चों, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर रिसोर्सेज होंगे, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि मिनरल्स होंगे, ये सब किसका पार्ट है बच्चों, लैंड का पार्ट है। ठीक है बच्चों, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, सारा लैंड का पार्ट है। सेकंड है बच्चों लेबर। लेबर क्या हो गया, अगर कोई फिजिकल और मेंटल वर्क कर रहा है हमारे गुड्स के प्रोडक्शन में, सो बच्चों वो क्या हो गया, लेबर हो गया। द टर्म लेबर मीन्स एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में बच्चों कोई भी मेंटल या फिर फिजिकल वर्क हो रहा है, तो ये क्या हो गया मैम, लेबर हो गया। इट रेफर्स टू वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स व्हिच रिक्वायर्ड टू यूज अ फिजिकल एक्सट्रैक्शन स्किल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गए सारे, ये हमारे लेबर हो गए। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। कैपिटल क्या है बच्चों, एक तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी से लोन लेके या फिर हम किसी से पैसे लेके अपने बिजनेस में प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहे हैं, या फिर बच्चों जो मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी हमने कोई मशीनरी परचेज कर ली जिससे कि प्रोडक्शन हो रहा है, सो मैम वो सारा किस में इंक्लूड होगा, कैपिटल में इंक्लूड होगा। कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मीन ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज अ मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक टूल्स, मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स और इन्वेंट्री एक्सेट्रा। सो ये सारा क्या हो गया बच्चों, कैपिटल का पार्ट है। नेक्स्ट है मैम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है बच्चों, एक पर्सन होता है जो क्या करता है, जितने भी हमारे तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर और कैपिटल, तीनों में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है, तीनों को ऑर्गेनाइज करता है और मैम इनको क्या करता है, सही तरह से प्रॉपर प्रोडक्शन हो इनमें लगाता है। So ma'am, entrepreneur, a person who mobilize, organize or coordinate various factor of production to make a meaningful combination। क्या करता है ये, यहाँ पे बच्चों इनको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मोबिलाइज करता है और बच्चों कोऑर्डिनेट करता है बाकी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जिससे क्या हो सके, यहाँ पे मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बन सके और अच्छे से क्या हो सके, यहाँ पे बच्चों प्रोडक्शन हो सके। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे बच्चों हम थोड़ा डीपली नहीं जा रहे हैं, हमारा वन शॉट वीडियो है तो अपन यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं। अगर आपको बच्चों डीपली नॉलेज चाहिए इस चैप्टर की, तो ऑलरेडी बच्चों आपको इसी चैनल पे जो आपकी माइक्रो इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, उसमें हर एक टॉपिक का अलग से वीडियो बना हुआ है। सो बच्चों वहां जाके आप देख सकते हो और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहता है कि अगर हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम कितना यूज करें कि हमारा आउटपुट बच्चों यहाँ पे हमें रिजल्टिंग दे। सपोज दैट, आपको समझ में नहीं आया होगा, सपोज दैट बच्चों मैं 2 इनपुट का यूज कर रही हूँ। 2 इनपुट है मेरे पास, कौन कौन से, मेरे पास है बच्चों यहाँ पे मान लो लेबर और बच्चों कैपिटल है। मान लो मेरे पास लेबर और कैपिटल है, मैं इनकी बच्चों 2 यूनिट यूज कर रही हूँ। सपोज दैट मेरे पास बच्चों 2 इनपुट है,
पहला है बच्चों लेबर और कैपिटल, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों की मैं दो इनपुट यूज कर रही हूँ, 2 यूनिट का क्या कर रही हूँ बच्चों, यूज कर रही हूँ। इससे बच्चों मेरा जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, आउटपुट, मेरा आउटपुट हो रहा है बच्चों 100 यूनिट का। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या बताता है, कॉम्बिनेशन, या फिर ये बताता है प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि ये रिलेशन क्या है, इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, ये बताता है बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन की। अगर हम इतना इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, ये बताता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बच्चों किसके बीच में, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में। इट इज अ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज दैट डिटरमाइन द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। अगर बच्चों हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट का यूज करते हैं, इनपुट यानी क्या हो गए बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ठीक है। अगर बच्चों हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट का यूज करें तो हमें कितना मैक्सिमम लेवल का आउटपुट मिल सकता है, ये हमें टेक्निकली या फिर इनके बीच का जो फंक्शनल रिलेशन है वो कौन बताता है बच्चों, प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। सो बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, Q इक्वल एफ एल एंड के। एल यानी बच्चों होता है लेबर, के यानी होता है कैपिटल। मान लो कि हमारे पास क्या है बच्चों, 2 ही इनपुट है। अब बच्चों इन दोनों इनपुट का यूज करते हुए हम अपना आउटपुट कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट है बच्चों टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर लेते हैं। सो जनरली बच्चों यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। पहला है बच्चों शॉर्ट रन, सेकेंड है बच्चों लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है बच्चों, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है यानी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लॉन्ग रन के लिए बच्चों क्या होता है, लॉन्ग रन के लिए होता है। एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा शॉर्ट रन। शॉर्ट रन हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहता है कि जितने भी आपके आउटपुट है यानी कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें से कुछ क्या होंगे आपके फिक्स्ड होंगे, कुछ होंगे आपके वेरिएबल। क्या कह रहा है, आपके जो इनपुट है जो आप यूज में ले रहे हो आपके प्रोडक्शन में, इसमें से आपके कुछ तो फिक्स्ड होंगे यानी वो एक बार जो डिसाइड हो गए वही होंगे, और कुछ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे आपके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अब आप फिक्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, वेरिएबल में चेंज करोगे। वेरिएबल में चेंज करने से आपका प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो मैम शॉर्ट रन में अगर हम देखें, इन द शॉर्ट रन ओनली सम ऑफ द इनपुट कैन बी वेरिड बट नॉट ऑल। क्या कह रहा है ये सिंपल सी बात कह रहा है बच्चों, एक लाइन में ये कह रहा है कि शॉर्ट रन में ऐसा प्रोडक्शन होता है जिसमें जो इनपुट यूज कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं यानी वेरिड करते हैं, सारे नहीं वेरिड करते हैं। सम फैक्टर विल रिमेन फिक्स्ड एंड सम विल वेरिएबल। थोड़े फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, फिक्स्ड होते हैं, और थोड़े क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर क्या है बच्चों, फिक्स्ड फैक्टर दैट रिमेन फिक्स्ड इज कॉल्ड द फिक्स्ड फैक्टर। ऐसे फैक्टर बच्चों, ऐसे इनपुट फैक्टर जिनका प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं हो रहा, अगर आप प्रोडक्शन 0 कर रहे हो तो भी आप बच्चों इस फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर का यूज करोगे। अगर आपका प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो रहा है तब भी आपके ये जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। अब बच्चों वेरिएबल फैक्टर क्या कहता है, ये कहता है जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके जो वेरिएबल फैक्टर है वो भी चेंज होंगे। सपोज दैट, देखो फिक्स फैक्टर का यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास बच्चों एक फैक्ट्री है, मेरे पास क्या है बच्चों, एक फैक्ट्री है जिसमें मैं प्रोडक्शन करती हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों क्या करती हूँ, गुड्स का प्रोडक्शन करती हूँ। एक फैक्ट्री है, बड़ी सी फैक्ट्री है, ठीक है। अब बच्चों वो बड़ी सी फैक्ट्री है, उसमें अगर मैं 1 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगी तो भी बच्चों मुझे इसी फैक्ट्री में करना पड़ेगा। अगर बच्चों मैं यहाँ पे 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूँ और बच्चों इस 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन मैं इसी फैक्ट्री में कर सकती हूँ, तो मैम यहाँ पे क्या हो गया, ये फिक्स होगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जिस फैक्ट्री का यूज हो रहा है बच्चों वो मेरे लिए क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। अब बच्चों वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया, सपोज दैट हमारा जो एक इनपुट है वो क्या है, लेबर है। अब बच्चों अगर मैं 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूं, अगर मैं 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूं तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक लेबर को क्या कर रही हूँ, हायर करूंगी। अगर मुझे 10 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो मैं एक लेबर को हायर करूंगी। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मेरा प्रोडक्शन 1 लाख हो जाए। अब मुझे अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है बच्चों तो मुझे लेबर तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या करा, 100 लेबर को हायर कर दिया,
क्या देख रही हूं मैं, यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, ये वेरी कर रहा है। जहां पे मैं एक लेबर पहले यूज कर रही थी, अब बच्चों प्रोडक्शन अगर मुझे इंक्रीज करना है तो अब मुझे 100 लेबर को हायर करना पड़ेगा। यानी ये वाला क्या हो गया बच्चों, मेरे लिए वेरिएबल फैक्टर हो गया। और यहाँ पे जो फैक्ट्री या लैंड है वो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो मैम ये क्या हो गया, हमारा फिक्स्ड फैक्टर हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन हमने समझा जिसमें कुछ फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल इनपुट होते हैं। अब बच्चों लॉन्ग रन में क्या होते हैं, सारे ही जो बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो सारे वेरिएबल होंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। सो मैम इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड। ठीक है, सारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अ फर्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन अ लॉन्ग रन में वेरी बोथ द इनपुट सिमिल्टेनियसली। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, अ फर्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, अगर बच्चों हमें डिफरेंट लेवल का आउटपुट देना है, यानी हमें हमारा आउटपुट इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी इनपुट है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सब में क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे, जिससे कि हमारा आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यही होता है बच्चों लॉन्ग रन में। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों हम समझते हैं आइसोकॉन्ट कर्व को। आइसोकॉन्ट कर्व क्या कहता है, आइसोकॉन्ट कर्व कहता है अगर हम दो इनपुट का यूज करें, अगर हम दो इनपुट का यूज करें, अब दो इनपुट में मान लो कि मुझे लेबर और कैपिटल का यूज करना है, मुझे दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना है, लेबर और कैपिटल का। अगर बच्चों यहाँ पे मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन लूं लेबर और कैपिटल के, क्या कह रही हूं मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले रही हूं लेबर और कैपिटल का, अगर मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन लूंगी तो मुझे सेम ही आउटपुट मिलेगा, सेम आउटपुट। यानी कि आइसोकॉन्ट कर्व क्या कहता है, आइसोकॉन्ट कर्व कहता है कि आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा जब आप यहाँ पे दो जो आपके इनपुट है अगर उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन लोगे। सो मैम यहाँ पे अगर हम देखें द आइसोकॉन्ट और आइसो प्रोडक्ट कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व इज दैट कर्व विच शो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर। क्या शो करता है बच्चों, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर यहाँ पे शो करता है और इनपुट से लेबर और कैपिटल गिवन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। अगर बच्चों हम वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर यहाँ पे देखें तो वो क्या करेंगे बच्चों, सेम लेवल ऑफ आउटपुट देंगे हमें। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास दो फैक्टर है, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास लेबर है। मैम ये हमारा आउटपुट है, देखो आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, आउटपुट जहां पहले 100 था तो आखिरी जो कॉम्बिनेशन है बच्चों वहां पे भी क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, अब बच्चों इसको समझते हैं, ये हमारे कॉम्बिनेशन है, अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, A B C D E डिफरेंट 5 कॉम्बिनेशन है मैम। अब मैम कैपिटल की बात करते हैं। सो एक कॉम्बिनेशन क्या करता है, कहता है कि आप 15 कैपिटल का यूज करो और आप एक लेबर का यूज करो, तो आप क्या करोगे, 100 आउटपुट यहाँ पे 100 यूनिट का आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर आप 10 कैपिटल का यूज करते हो, ठीक है, आपने कैपिटल कम कर दी, अगर आप 10 कैपिटल का यूज करो और 2 लेबर का यूज करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 100 का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, चलो कैपिटल को और कम कर लेते हैं, अब हम 6 कैपिटल का यूज करते हैं और हम लेबर यहाँ पे 3 लेबर का यूज करते हैं, तब भी हमारा क्या होगा, आउटपुट सेम होगा। फोर्थ कॉम्बिनेशन हमें कहता है अगर आप कैपिटल 3 का यूज करोगे और यहाँ पे लेबर की 4 यूनिट का यूज करोगे तब भी आपका सेम ही आउटपुट रहेगा। एंड फिफ्थ कॉम्बिनेशन कहता है अगर आप कैपिटल की 2 यूनिट का यूज करोगे और यहाँ पे लेबर की 4 यूनिट का यूज करोगे तब भी आपका यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट सेम होगा। क्या देख रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कैपिटल और लेबर के, और यहाँ पे इन दोनों का यूज करते हुए हमें क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा आइसोकॉन्ट कर्व हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे MRTS भी है। MRTS क्या कहता है, अच्छा MRTS को समझने से पहले हम आइसोकॉन्ट कर्व देख लेते हैं। हमारा आइसोकॉन्ट कर्व कैसा होता है बच्चों, इस तरह से बनता है। ये हमारा थोड़ा इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है। इंडिफरेंस कर्व में भी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर हम 2 जो गुड्स हैं अगर उनका यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन देखेंगे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वैसे आइसोकॉन्ट कर्व भी कहता है अगर आप 2 इनपुट का यूज करोगे सो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, सो मैम उससे सेम लेवल ऑफ क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। सो मैम यहाँ पे लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और ये हमारा आइसोकॉन्ट कर्व है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों
3 आइसोकॉन्ट कर्व दिए हुए हैं। सो जैसे हमारा इंडिफरेंस मैप था वैसे ही ये हमारा आइसोकॉन्ट मैप है बच्चों। क्या है ये हमारा आइसोकॉन्ट मैप है, जो क्या कह रहा है कि एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा यहाँ पे क्या हो, अगर आइसोकॉन्ट कर्व हो तो ये क्या हो गया, आइसोकॉन्ट कर्व की फैमिली है ये, तो मैम यहाँ पे क्या हो गया, आइसोकॉन्ट मैप हो गया। अब बच्चों एक चीज देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, MRTS। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आप एक इनपुट को इंक्रीज करोगे तो आप सेकंड इनपुट को क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे बच्चों कैपिटल हम 15 यूज कर रहे थे, यहाँ पे लेबर हम एक ही यूनिट यूज कर रहे थे। अब बच्चों अगर हमें यहाँ पे लेबर की यूनिट इंक्रीज करनी है, हम एक से क्या कर रहे हैं बच्चों, लेबर की यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं। सो मैम यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें 5 कैपिटल यूनिट क्या करनी पड़ रही है, छोड़नी पड़ रही है। देखो 5 कैपिटल को हमने छोड़ दिया। वैसे बच्चों यहाँ पे फिर हम एक और लेबर का क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं। सो मैम यहाँ पे हमें कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने से, 4 से डिक्रीज करना पड़ेगा। सो मैम यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यही कहता है कि अगर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, सेम लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए, सो अगर आप एक इनपुट की यूनिट्स बढ़ाओगे सो आपको दूसरे इनपुट की यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 फैक्टर से कैपिटल एंड लेबर मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कैपिटल विच कैन बी रिप्लेस बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर व्हाइल द आउटपुट रिमेन अनचेंज। अगर आपका आउटपुट बच्चों अनचेंज है, रिमेन अनचेंज है, तो अगर आप एक इनपुट की यहाँ पे जो यूनिट है वो बढ़ाओगे तो आपको दूसरे इनपुट की यूनिट को कम करना पड़ेगा। ठीक है। सो हमारा MRTS L के जो है लेबर ऑफ कैपिटल का क्या होगा, डेल्टा K अपॉन में डेल्टा L। ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा। अच्छा एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, आपका डिमिनिश होगा। MRTS क्या होगा बच्चों, डिमिनिश होगा। डिमिनिश कैसे होगा कि जैसे जैसे आप एक इनपुट की यूनिट को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपको दूसरा जो इनपुट है उसकी जो है यूनिट को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये हमने देखा मैम MRTS में। पर जो MRTS है बच्चों वो क्या कहता है कि जैसे जैसे आप एक ही इंक्रीज करोगे यूनिट, आप जो दूसरा इनपुट है उसकी डिक्रीज करोगे, ये जो डिक्रीज होने वाली रेट है इसमें भी क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। जैसे देखो पहले आप कितना, एक ही लेबर यूनिट के लिए आप पहले 5 जो है कैपिटल कम कर रहे थे, फिर आप 4 कैपिटल कम कर रहे थे, अब आप बच्चों 3 कैपिटल कम करोगे, अब आप सिर्फ 1 कैपिटल को कम करोगे, यानी ये भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। देखो 5 4 3 1। ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है वो भी, उसमें भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है बच्चों। सो हमने MRTS के बारे में भी जान लिया। अब बच्चों देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहला है बच्चों टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, सेकंड है बच्चों एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड थर्ड है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या कहता है, जैसे सपोज दैट मैंने बच्चों एक महीने में बच्चों मैंने 1 लाख पेन बनाए, 1 लाख पेन का मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोडक्शन किया, 1 लाख पेन का प्रोडक्शन किया, तो मैम मेरे लिए टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, ये 1 लाख हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी ये कहता है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म फ्रॉम गिवन इनपुट इन अ गिवन टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या कह रहा है ये बच्चों, किसी भी फर्म अगर, यहाँ पे कोई भी फर्म अगर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, जो इनपुट गिवन है या जो टाइम पीरियड गिवन है उसमें, सो मैम जितना भी क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी वो क्या हो गया, टोटल यहाँ पे क्या हो गया मैम, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हो गया या फिर टोटल प्रोडक्ट हो गया, TP हो गया। जैसे सपोज दैट मैं एक मंथ में बच्चों 1 लाख बिस्किट बना रही हूँ, तो मैम यहाँ पे 1 लाख बिस्किट मेरे लिए क्या हो गए, देखो जो इनपुट दिए हुए हैं, जो गिवन इनपुट है उसमें मैम मैं 1 मंथ में 1 लाख जो है बिस्किट बना रही हूँ। सो मैम 1 लाख बिस्किट मेरे लिए क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या कहता है कि जितना आपने टोटल प्रोडक्ट बनाया है,
अगर उन टोटल प्रोडक्ट को हमने जितने इनपुट आपने लगाए हैं उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट आ जाएगा। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इन एन इनपुट is a product obtained by dividing the total product of its input by the unit of a change input। सिंपल सी बात है। देखो मैंने क्या कहा, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है बिस्किट का वो कितना है बच्चों, 1 लाख है। ठीक है, मेरा जो मैंने एक मंथ में बच्चों टोटल प्रोडक्शन कितना किया है, जो मुझे इनपुट गिवन है बच्चों उसमें मैंने 1 लाख का यहाँ पे बच्चों क्या करा है, टोटल प्रोडक्ट किया है। ठीक है, अब बच्चों इस टोटल प्रोडक्ट में हमें सिर्फ चेंज इनपुट को लेना है। ठीक है, अब बच्चों जो मैंने टोटल प्रोडक्ट बनाया है उसको मैंने जो चेंज इनपुट जितने मैंने यूज किए उससे डिवाइड कर दूं। सपोज दैट मैंने बच्चों यहाँ पे 100 लेबर का यूज किया है। क्या करा है, 100 लेबर क्या होता है बच्चों, वेरिएबल इनपुट होता है। सो मैम यहाँ पे हमने 100 लेबर का यूज किया, 1 लाख को 100 लेबर से डिवाइड कर दो तो मैम कितना आ जाएगा। सो यहाँ पे इसको काट दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 यूनिट। अब मैम ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 100 लेबर मिलके 1 लाख बिस्किट बनाते हैं। सो मैम एक लेबर यहाँ पे कितने बिस्किट बनाएगा, एक लेबर यहाँ पे 1000 बिस्किट बनाएगा। यही कहता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, निकालते कैसे हैं, एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट को हम यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट है जो हमने यूज में ली है उससे डिवाइड कर देंगे तो मैम हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या कहता है कि आपने जैसे मान लो आपने बच्चों क्या करे, यहाँ पे 10 लेबर का यूज करके 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है बच्चों, 10,000 यूनिट का है। अब बच्चों में भी मान लो कि आप चलो एक और आप चाहते हो कि मैं टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती हूँ, चलो एक लेबर और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आप कितने लेबर का यूज कर रहे हो बच्चों, 11 लेबर का यूज कर रहे हो, आपने एक और लेबर इंक्रीज कर लिया। अब बच्चों आपने एक और लेबर इंक्रीज किया है तो इससे आपका टोटल प्रोडक्शन भी यहाँ चेंज हो गया। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया बच्चों, कितना हो गया, 11,000 हो गया। सो यहाँ पे बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट यही कहता है, अगर आपके जो इनपुट है उसमें चेंज करने से आपका जो टोटल प्रोडक्ट है इसमें कितना चेंज होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि आप अगर एक इनपुट में चेंज करोगे, प्रोडक्शन के एक इनपुट में चेंज करोगे, देखो यहाँ पे एक में ही चेंज हुआ है, प्रोडक्शन के एक इनपुट में चेंज करने से बच्चों यहाँ पे आउटपुट में या फिर टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज होगा, तो यहाँ पे 1000 यूनिट का चेंज हमें देखने को मिलता है। यही क्या हो गया बच्चों, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। द चेंज इन अ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट of an input to an additional unit of that input is the change in a total product। total product में change हो रहा है बच्चों किसकी वजह से, अगर हम इनपुट में एक यूनिट में चेंज करेंगे। सो मैम ये हो गया हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो ये कैसे निकालते हैं बच्चों, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट ऑफ इनपुट। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे इसको छोटा सा लिख लेते हैं, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। अब बच्चों टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, इस एग्जांपल से मैम 1000 का चेंज हुआ है। यहाँ पे बच्चों लेबर में कितना चेंज हुआ है, हमने 1 का चेंज हुआ है। तो मैम यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, सो मैम हमारा 1000 यूनिट हो जाएगा। और ये कैसे हुआ हमने निकाल लिया बच्चों। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या कहता है, दोनों एक ही है, ध्यान रखना दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब बच्चों पहली बात तो ये किससे रिलेटेड है, ये लॉ रिलेटेड हमारा मैम शॉर्ट रन से। और बच्चों शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या है, फिक्स्ड है, और कुछ क्या है मैम, वेरिएबल है। ठीक है, अब बच्चों फिक्स दो फिक्स रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में करेंगे, हम वेरिएबल फैक्टर में करेंगे। ठीक है मैम, अब बच्चों क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ये कहता है देखो फिक्स फैक्टर में हमें कोई फिक्स जो हमें है कोई चेंजेस नहीं करना, और वेरिएबल फैक्टर में हम चेंज करेंगे। अगर बच्चों आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हो, शुरू में जब आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हो तब क्या होगा,
तब बच्चों आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। देखो मेरी बात सुनना, जब आप बच्चों वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करते हो, जैसे आपने लेबर को इंक्रीज किया, सो बच्चों आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। पर एक टाइम के बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, अगर आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते जाओगे और आपका फिक्स फैक्टर इंक्रीज नहीं होगा, सो बच्चों एक टाइम बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने की जगह क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिमिनिशिंग होता जाएगा। यही क्या है बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे होगा समझते हैं। जैसे सपोज दैट बच्चों यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का एग्जांपल दिया हुआ है, यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी है बच्चों, समझेंगे इसको। जैसे हमारा इनपुट जो है बच्चों यहाँ दिया हुआ है, जैसे इनपुट हमारा क्या दिया हुआ है मैम, लेबर दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों हमारा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों दिया हुआ है। अब बच्चों लेबर में क्या हो रहा है, हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हम किस में इंक्रीज करेंगे मैम, वेरिएबल फैक्टर में। लेबर वेरिएबल फैक्टर है, तो पहले हम लेबर की 1 यूनिट यूज कर रहे थे, फिर हमने 2 लेबर यूज किया, फिर 3, 4, 5, 6, 7, हम अपने लेबर को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। अब बच्चों जब हम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमारा टोटल प्रोडक्ट, अगर जब हमने फर्स्ट लेबर यूज किया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया 10, हमने जब सेकंड जो लेबर यूज किया था हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया 24, जब हमने तीसरा लेबर यूज किया था तो हमारा टोटल लेबर हो गया बच्चों यहाँ पे 44, जब हमने 5th, 6th, 7th लेबर यूज किया था, जब हमने 5th और 6th लेबर यूज किया था, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट हो गया बच्चों कांस्टेंट हो गया, वो इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जब हम 7th लेबर का यूज करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होने की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं बच्चों टोटल प्रोडक्ट में लेबर को डिवाइड करके। अब बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आएगा। जब बच्चों हमने फर्स्ट लेबर का यूज किया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 10 था, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी कितना था बच्चों, 10 था। अब बच्चों जब हमने सेकंड लेबर का यूज किया सो मैम हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया। यानी हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी टोटल प्रोडक्ट की तरह ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पे कितने से इंक्रीज हो गया, यहाँ पे बच्चों इंक्रीज हो गया 14 से, ठीक है, 14 से इंक्रीज हुआ, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम देखें मैम, जब हमने थर्ड जो लेबर है वो यूज किया था, सो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो गया मैम 36 से, और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे इंक्रीज होने की जगह क्या हो गया मैम, डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर हमने बच्चों फिर से यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लेबर इंक्रीज किया, हमारा टोटल प्रोडक्ट फिर इंक्रीज हुआ, और हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना हो गया, 8 हो गया। क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, गिर रहा है। पहले इंक्रीज हुआ, फिर यहां से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा और नेगेटिव चला जाएगा। सो बच्चों सिंपल सा है कि जब हम वेरिएबल फैक्टर की इनपुट को इंक्रीज करते हैं, हमारा फिक्स फैक्टर फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों हैं, और वेरिएबल फैक्टर में हम चेंज कर रहे हैं। सो मैम यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट शुरू में क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक जो स्टेज होगी बच्चों उसमें हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। फिर बच्चों हमारा टोटल प्रोडक्ट फिर भी इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बच्चों इंक्रीजिंग रेट से, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। 36 से 48 में अगर हम देखें तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद में जो थर्ड स्टेज है बच्चों इसमें क्या होगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होने की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेम ऐसा ही मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, शुरू में जब आप इनपुट को इंक्रीज करते हो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, एंड देन उसके बाद में क्या होना शुरू हो जाता है, यहाँ से बच्चों डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर एक लेवल पे जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है, यहाँ पे बच्चों टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। उसके बाद में जब हम इनपुट और इंक्रीज करते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है स्टार्टिंग में, देन फिर धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, पर कभी भी 0 नहीं होता है क्योंकि हमारा टीपी बच्चों 0 नहीं होता है। अब बच्चों इसको ग्राफ में समझेंगे, देखो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व है, ऐसे जो बना है ना हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व है, जो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहां से यहां तक बच्चों क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज है आपकी, ये वाली फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है जहां पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है मैम।
यहाँ के बाद क्या हो रहा है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो रहा है पर मैम डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, सॉरी यहां तक, यहां तक ये हमारी सेकंड स्टेज है। और उसके बाद में मैम हमारा जो है टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्ड स्टेज में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। 3 स्टेज हमें देखने को मिलती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बच्चों 3 स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, जब हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बच्चों इंक्रीजिंग रेट से, उसी टाइम हमारा जो बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये देखो यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक क्या हो रहा है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, इंक्रीज हो रहा है बच्चों, वो भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब जब हमारा टोटल प्रोडक्ट बच्चों जो सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जिसमें इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, उसी टाइम हमारा जो है यहाँ पे बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे गिरना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है, ये इधर होगा, 0 पे जाना है ना। अब बच्चों सेकंड स्टेज खत्म होने तक, सेकंड स्टेज जहां खत्म होती है वहां पे हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे है। और हमारा मैम एमपी यहाँ पे क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम लेवल पे है वहां पे हमारा एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद में भी अगर प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करते हैं हम, लेबर जो है इनपुट इंक्रीज करते जाएंगे, इसके बाद में थर्ड स्टेज में क्या होता है, टीपी गिरना शुरू हो जाता है और हमारा एमपी यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वैसे ही बच्चों यहाँ पे एपी में क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में वो इंक्रीज करता है, देन जो सेकंड स्टेज, ठीक है, सेकंड स्टेज में बीच में आके बच्चों वो क्या होता है, धीरे धीरे से क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, पर मैम यहाँ पे 0 नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने तीनों ही स्टेज देख ली और हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से ये समझा है कि जैसे ही देखो 2 फैक्टर है, एक फिक्स फैक्टर, एक मैम वेरिएबल फैक्टर। हमें फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं करना, हमें वेरिएबल फैक्टर में चेंज करना है। अगर हम वेरिएबल फैक्टर में चेंज करेंगे सो एक टाइम के बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में जब हम वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करेंगे सो शुरू में तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, पर कुछ समय बाद मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होने की जगह क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 0 पे चला जाएगा और फिर भी हम इनपुट में इंक्रीज करते जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करते जाएंगे, सो हमारा मार्जिनल जो है प्रोडक्ट वो माइनस में चला जाएगा। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है बच्चों। अब बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हमारी यहाँ पे देख लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ रिटर्न। यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें सो मैम वेरिएबल प्रोपोर्शन को यहाँ पे 2 नामों से जाना जाता है, रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं और मैम लॉ ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। It is applicable in a short run where one factor is variable and another factor being used in a fixed quantity if they are only 2 factor in a production। यहाँ पे ये कह रखा है बच्चों अगर हम 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करें, एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है, जैसे कैपिटल और लेबर है, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों का यूज करते हुए यहाँ पे प्रोडक्शन किस तरह से होगा ये हमने देखा। अब बच्चों स्टेजेस कौन कौन सी होगी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये सारी स्टेजेस हैं बच्चों, 3 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर की स्टेज क्या कहती है, जब आप वेरिएबल फैक्टर को बच्चों यहाँ पे इंक्रीज करते हो तो आपका टोटल प्रोडक्ट और बच्चों आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और आपका एवरेज प्रोडक्ट तीनों ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। When the total product increase at the increasing rate, marginal product increase और AP is also increase। सेकेंड स्टेज है बच्चों जो क्या कहती है, सेकेंड स्टेज कहती है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या कहती है, अगर आप इस स्टेज में आपके इनपुट को इंक्रीज करते हो, आपके वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करते हो, तो आपका जो टीपी है बच्चों वो इंक्रीज होगा किससे, डिक्रीजिंग रिटर्न से। मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एपी बच्चों पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, इसी स्टेज में बच्चों जो लास्ट वाला है वो कहता है कि अगर टीपी यहाँ पे बच्चों लास्ट में, इस स्टेज का जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इस स्टेज की जो लास्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है
MP 0 होता है और AP क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज है बच्चों जो क्या कहती है, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर क्या कहती है कि भाई अगर इस स्टेज में भी आप अपने इनपुट को इंक्रीज करोगे तो आपका जो TP है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपका MP बच्चों नेगेटिव हो जाएगा और आपका AP भी क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे और बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सो मैम इस तरह से हमने तीनों ही स्टेजेस के बारे में समझा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पहली बात तो किससे रिलेटेड है, शॉर्ट रन से रिलेटेड है। और बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन और मैम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोनों ही एक है और दोनों में क्या होती है, 3 स्टेजेस हैं और दोनों का ही डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये वाला बच्चों हमारे लॉन्ग रन से रिलेटेड है। अगर हमें लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करना है सो मैम हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे यानी हमारा जो इनपुट होंगे बच्चों वो क्यों होंगे, वो सारे हमारे वेरिएबल होंगे, यानी कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा। अब बच्चों अगर कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा तो उस टाइम अगर हम हमारे जो प्रोडक्शन है यानी हमारी जो इनपुट है उसमें एक साथ चेंज करेंगे, यानी अगर 1 यूनिट से लेबर चेंज हो रहा है तो 1 यूनिट से कैपिटल भी चेंज होगी, 1 यूनिट से हमारी लैंड भी चेंज होगी, ठीक है, सब में एक साथ चेंज होगा। सो उस टाइम मैम यहाँ पे आउटपुट या प्रोडक्शन में क्या हमारा टोटल प्रोडक्शन या फिर हमारे यहाँ पे बच्चों टोटल प्रोडक्शन में किस तरह से चेंज होगा ये हम देखेंगे। सो इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, नो factor is fixed. Actually, accordingly, the scale of production can be changed by the changing in quantity of all factor of production. अब बच्चों ये कह रहा है स्केल ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज, अगर हम हमारे ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक साथ चेंज करें तो, ठीक है। अब किस तरह से होगा, यहाँ पे बच्चों लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल 3 टाइप से हम देख सकते हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकंड है बच्चों कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, थर्ड है बच्चों डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब बच्चों एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है बच्चों इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप अपने इनपुट में एक साथ चेंज करो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप इनपुट में एक साथ चेंज करो, एक साथ उनको इंक्रीज करो, सो आपका जो आउटपुट है या आपका जो प्रोडक्शन है जितना आपने इनपुट में चेंज किया उससे बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज दैट आपकी जो प्रोडक्शन है बच्चों, जो इनपुट है, जो आपके इनपुट है बच्चों, सपोज दैट आपने 1 यूनिट से क्या किए, इंक्रीज कर दिए। सब में इंक्रीज करना है, कैपिटल में, लेबर में, लैंड में, एंटरप्रेन्योर में, सब में क्या करना है, आपको 1 यूनिट से इंक्रीज करना है। तो आपका जो आउटपुट होगा बच्चों, सपोज दैट आपका जो आउटपुट होगा बच्चों यहाँ पे 100 यूनिट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आपने 1 यूनिट से इंक्रीज किया इनपुट में, आपका आउटपुट 100 यूनिट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। If all the factor of production are increased in a particular proportion and the output increase more than proportionally, then the production function will exhibit increase return to scale. ठीक है, अगर बच्चों हम इनपुट में इंक्रीज करते हैं एक सेम प्रोपोर्शन में, यहाँ पे बच्चों जो आउटपुट है इनपुट में इंक्रीज करने से ज्यादा हमारे आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है, सो मैम ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। सपोज दैट जैसे लेबर है, हमारा जो लेबर है बच्चों, हमने एक लेबर और एक कैपिटल से हमारा है तो 100 यूनिट्स यहाँ पे हम आउटपुट कर रहे हैं। अब बच्चों हम लेबर और कैपिटल में एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं, सो हमारे यहाँ पे आउटपुट 250 से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। वैसे तो 200 से होना चाहिए था, 250 से इंक्रीज हो गया। वैसे अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे सो हमारा आउटपुट और ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बच्चों इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सो मैम हमारा इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लेबर और कैपिटल हम कॉन्स्टेंट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और मैम यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है उसमें उससे ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे बच्चों कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या कहता है, अगर बच्चों अगर हम इनपुट में जैसे सपोज दैट हम 1 यूनिट से क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल में 2 ही मान के चल रहे हैं, 2 हमारे पास इनपुट है, उसमें हम 1 यूनिट से चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट है बच्चों उसमें भी क्या हो रहा है, 1 यूनिट से चेंज हो रहा है। जितने परसेंट से हम इनपुट में चेंज करेंगे उतने ही कांस्टेंट रेट से हमारा आउटपुट ही चेंज होगा। यही हो गया बच्चों कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ऑल द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन, देन प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज बाय द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, सेम और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमारा क्या होगा, आउटपुट भी इंक्रीज होगा।
if the production produce are increased by 10%, the output also increase by 10%. अगर बच्चों हम इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 10% से इंक्रीज करेंगे, सो मैम हमारा यहाँ पे आउटपुट भी क्या होगा, 10% से इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसका जो डायग्राम है बच्चों कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, आगे हम देखेंगे बच्चों, अगला है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि अगर मान लो ये हमारा इनपुट है, ये हमारा है मैम इनपुट, ये हमारा हो गया आउटपुट. ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया आउटपुट. अगर बच्चों इनपुट में 10% से इंक्रीज हो रहा है पर आउटपुट में सिर्फ 5% से इंक्रीज हो रहा है, क्या देख रहे हैं हम, मतलब कि हम ज्यादा लेबर लगा रहे हैं और ज्यादा लेबर लगाने से भी हमारा प्रोडक्शन है वो 5% से ही क्या हो रहा है मैम, इंक्रीज हो रहा है. सो मैम ये वाला जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा. The ratio in which the factor of production are increase is less than the ratio in which production increase. ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्शन या आउटपुट है उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना कि मैम हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उससे कम इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा, उससे कम आउटपुट हमें देखने को मिलेगा. इन द अदर वर्ड, प्रोग्रेसिवली मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू अचीव द सेम इंक्रीज इन आउटपुट. अगर बच्चों मान लो कि हमें 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, सो बच्चों इस 100 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इनपुट की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम लेवल पे आउटपुट कर पाएंगे. और बच्चों इसमें क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है. इस स्टेज पे बच्चों हमारी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, सेम लेवल का आउटपुट निकालने के लिए हमारी कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा लगेगी. अब बच्चों इसका डायग्राम कैसा है, सेम ही है, वैसे तो सबका ही डायग्राम हमारा सेम ही है बच्चों. तो हमारा इसका डायग्राम ये है बच्चों. ठीक है, यहाँ पे लेबर और कैपिटल में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे हमें प्रोडक्शन सिर्फ इतना ही मिल रहा है. ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. नेक्स्ट है बच्चों, अब जान लेते हैं कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को. प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब जानते हैं बच्चों कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को, एंड देन हम जानेंगे रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को. कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट फंक्शंस क्या है, टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन क्या है, और यहाँ पे बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में समझेंगे. जैसे प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था वैसे ही कॉस्ट के बारे में समझेंगे. कॉस्ट क्या है बच्चों, सो सिंपल सा है, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए हमने कितना एक्सपेंडिचर यहाँ पे करा है. जैसे सपोज दैट मुझे इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मुझे ये आउटपुट चाहिए, पेन बनाना है. सो बच्चों इस पेन को बनाने के लिए जितने भी कॉस्ट यहाँ पे इनकर हुई है, जैसे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, मैंने लेबर को हायर किया है, और बच्चों मैंने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली है. सो बच्चों इन सब में मेरे जो जितने भी एक्सपेंडिचर हुए, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं बच्चों, वो सब क्या हो गए, कॉस्ट हो गए. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इंक्लूड ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस involved in a production of a goods and delivery of a services. यहाँ पे बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर यहाँ पे बच्चों कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे जो एक्सपेंसेस हुए, ऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बच्चों किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में या फिर सर्विस के डिलीवरी में करे गए हैं, वो सारे क्या है बच्चों, सारे एक्सपेंडिचर कॉस्ट होंगे. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे हमारा कॉस्ट. नेक्स्ट है कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन क्या कहता है, कॉस्ट फंक्शन सिंपल सा कहता है बच्चों, ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में. ठीक है, यानी आपने बच्चों 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, 100 यूनिट की आउटपुट यहाँ पे निकाला है, तो उसके लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी, इसके बीच का जो फंक्शनल रिलेशन है. जैसे सपोज दैट आपने बच्चों सपोज दैट कि 100 यूनिट का आपका आउटपुट है, आपने 100 पेन बनाए, उस 100 पेन बनाने के लिए बच्चों आपकी कितनी कॉस्ट लगी, मे बी आपकी कॉस्ट लगी होगी बच्चों यहाँ पे 80 रुपीज. आपने 100 पेन बनाने की यहाँ पे कॉस्ट आपकी लगी है बच्चों कितनी, 80 रुपीज या 100 रुपीज. तो बच्चों ये क्या हो गया, एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है यहाँ पे कॉस्ट और आउटपुट के बीच में. ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन नहीं, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन,
इज द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसको शो कैसे कर सकते हैं हम, C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q, यानी कि C यानी कॉस्ट कितनी लगी है एक बच्चों यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए, इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें कॉस्ट कितनी लगी है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे ये C बराबर कॉस्ट है और Q बराबर क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन है। नेक्स्ट है बच्चों टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन, कितने टाइप के कॉस्ट फंक्शन है, जैसे प्रोडक्शन था उसी तरह से दो हमारे टाइप के कॉस्ट फंक्शन है। पहला है बच्चों शॉर्ट रन, सेकंड है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन जिसमें कुछ वेरिएबल क्या होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं, और मैम कुछ क्या होते हैं हमारे यहाँ पे वेरिएबल होते हैं, सॉरी कुछ हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। अब बच्चों जो फिक्स्ड वेरिएबल्स है, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उस पे जो कॉस्ट आएगी, उन पे जो एक्सपेंडिचर आएंगे वो हमारे क्या होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, और जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, उन पे जो हमने एक्सपेंसेस किए उन पे जो कॉस्ट आएगी वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब बच्चों शॉर्ट रन कॉस्ट में सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन cannot be changed in a short run, so they remain constant। ठीक है बच्चों, वहीं बच्चों the fixed total cost which bear one of the fixed cost is called total fixed cost। ठीक है, in the short run the firm can adjust only the variable input to produce any required level of output। अब बच्चों इसको समझते हैं, देखो अगर हम बात करें सो मैम मुझे ये पेन का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, इस पेन के प्रोडक्शन के लिए मैंने दो इनपुट लिए, यहाँ पे मैंने दो इनपुट का यूज किया है मैम, कौन कौन से, यहाँ पे मान लेते हैं हमने लैंड और मैम यहाँ पे लेबर का यूज किया है। जैसे कि हमने हमारा जो पहला वाला एग्जांपल था ना कि हमें पेन का प्रोडक्शन करना है, हमने एक फैक्ट्री ली है जो हमारा लैंड का पार्ट है, और लेबर क्या हो गया हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, हमारा फिक्स फैक्टर कौन सा है, लैंड है, और हमारा जो लेबर है वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर। अब बच्चों सपोज दैट आपने फैक्ट्री ली, ठीक है मैम, फैक्ट्री आपने रेंट पे ली, ठीक है, रेंट पे कितने की रेंट है, मान लो कि आप हमेशा उसको 2000 पर मंथ पे, आपको बच्चों 2000 पर मंथ एज अ रेंट देना है बच्चों उस फैक्ट्री का, चाहे आप उसमें प्रोडक्शन करो चाहे नहीं करो, चाहे आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो चाहे आप 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करो, आपको रेंट कितना देना है बच्चों, 2000 पर मंथ आपको रेंट देना है। तो बच्चों ये वाली जो कॉस्ट है बच्चों, ये कौन सी कॉस्ट है, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है, ये आपकी कौन सी कॉस्ट है बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। अब बच्चों सपोज दैट कि आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, पहले जहां आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे तो आप एक लेबर को ले रहे थे, ठीक है। अब बच्चों मान लो कि अब आपको 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 1000 आपको यूनिट बनानी है। सो बच्चों यहाँ पे आपने 4 लेबर को हायर कर दिया। क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं मैम, जब हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे तो एक लेबर हायर करा था। अब मैम जब हमें अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, 4 लेबर को हायर करना पड़ रहा है। अब बच्चों लेबर को हायर किया है, सो बच्चों एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही। जहां आप एक लेबर को बच्चों मान लो कि 100 रुपीज देते थे, अब आपको 400 रुपीज देने पड़ रहे हैं। सो मैम ये वाली जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, ये कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन के साथ साथ क्या हो रही है मैम, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, यानी चेंज हो रही है। ये हमारी क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। सो बच्चों यहाँ पे हमने जाना फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। सो यहाँ पे बच्चों यही चीज लिखी हुई है, शॉर्ट रन में दोनों ही कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, अब देख लेते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट में। फर्स्ट है बच्चों फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देन इसमें हम बच्चों टोटल कॉस्ट भी जानेंगे, टोटल यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी समझेंगे। सो पहली है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या कहती है कि जितना आपने प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन में बच्चों आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी है। जैसे हमने यहाँ पे बच्चों किसका एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था बच्चों लैंड का, यानी हम कितना भी प्रोडक्शन कर लें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बच्चों, हमें 2000 तो वो देने ही देने हैं। भले आपका प्रोडक्शन 0 हो तब भी आपको 2000 रेंट देना है। अगर आपका प्रोडक्शन 1 लाख का हो तब भी आपको क्या देना है, 2000 रुपए पर मंथ देना है रेंट। सो ये क्या है बच्चों, इट इज द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ दोज फैक्टर विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बट रिमेन कांस्टेंट। मतलब ऐसी कॉस्ट बच्चों जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं होती है, जो क्या होती है यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, वो कॉस्ट होगी हमारी यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट। जैसे यहाँ देखो बच्चों,
आउटपुट के लेवल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आउटपुट किसी का भी, जैसे पेन का आउटपुट ले लो, पेन का आउटपुट यहाँ पे चेंज हो रहा है बच्चों, पहले 100 था, फिर 200, 300, 400, 500 हो गया। पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है बच्चों वो क्या है, आपकी फिक्स कॉस्ट, जैसे रेंट ही मान लो, रेंट यहाँ पे बच्चों क्या है, फिक्स्ड है, 2000 क्या है आपका रेंट यहाँ पे फिक्स है। तो ये क्या होगी हमारी मैम, आउटपुट के साथ यहाँ पे जो कॉस्ट चेंज नहीं होती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बच्चों क्या होता है, यहाँ पे एक जैसा होता है, यहाँ पे क्या होता है, OX के सिमिलर चलता रहता है। OX के सिमिलर क्यों चलेगा मैम, क्योंकि मैम चेंज ही नहीं हो रहा। अरे भाई प्रोडक्शन कितना भी कर ले, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं हो रहा, और अब चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्या करेंगे, OX के सिमिलर ही तो लाइन बनाएंगे। सो मैम हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम हो गया, जो हमारा क्या होता है, OX के सिमिलर होता है, OX के सिमिलर होता है, या फिर हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है बच्चों, OX के सिमिलर फिक्स होता है, ये कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी हमने समझा, जो बच्चों कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है या इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वो क्या हो गई मैम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट it is the sum of the cost of those factor which increase with a increase in a quantity of output and decrease with a decrease in a quantity of output। ऐसी कॉस्ट बच्चों जो क्वांटिटी इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है कॉस्ट, और ऐसी कॉस्ट बच्चों जो क्वांटिटी कम होने पर, प्रोडक्शन क्वांटिटी कम होने पर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। सो मैम टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखी हुई बच्चों, जब हमारा प्रोडक्शन 0 था, जब हमारा बच्चों आउटपुट कितना था, 0 था मैम, उस टाइम हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या था, 0 था। हमारी कोई टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, हमने कोई लेबर ही हायर नहीं किया था। ठीक है, सो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 0 थी। अब बच्चों हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, हम पर यूनिट से इसको इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बच्चों हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमारा जब प्रोडक्शन 0 था तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 थी। अब बच्चों प्रोडक्शन 1 हो गया तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 10 हो गई। जब प्रोडक्शन 2 हो गया तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी कितना हो गया, 16 हो गया। जब वेरिएबल कॉस्ट हमारी 3 हो गई तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गई, 21 हो गया। अब हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पर बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमने देखा मैम क्या हो रहा है, हमारा जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पर बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर मैम यहाँ देखें तो यहाँ पे सिर्फ 6 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो फिर डायरेक्ट 7 से इंक्रीज होगा। देन यहाँ पे देखेंगे तो मैम 12 से इंक्रीज हो रहा है। क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब हम मैम प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर रहे हैं तो उस टाइम हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, फिर थोड़ा सा आगे जाके क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड देन फिर डिक्रीज होके फिर क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कैसा बनता है मैम, कुछ इस तरह से बनता है। स्टार्टिंग में तो देखो यहाँ तक क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर यहाँ पे जाके ना थोड़ी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जाके थोड़ी सी ऐसे बन जाती है, थोड़ी कांस्टेंट हो गए, फिर यहाँ पे क्या होती है, फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। अब बच्चों ये कैसा है, इनवर्स एस के शेप में है, इनवर्स एस के शेप में है। ठीक है, हमारा एस बच्चों ऐसे होता है, ये इनवर्स एस के शेप में हो गई है। ठीक है, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में पहले ज्यादा होती है उसकी कॉस्ट, देन फिर थोड़ी कम हो जाती है, एंड देन फिर से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। ये हमारी हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या कहता है, अगर बच्चों जितना भी देखो एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग करने में बच्चों जितनी भी कॉस्ट लगी है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, अगर हम उन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे मान लो भाई इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमने यहाँ पे बच्चों लैंड का भी यूज किया है तो हमारे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी हुई है, और हमने लेबर का भी यूज किया है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी हुई है। अब उन दोनों पे जितनी कॉस्ट लगी है उन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा।
ऑल दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को प्रोडक्शन करने में जितनी भी कॉस्ट लगी है वो हमारी टोटल कॉस्ट होगी। इट इज अ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को बनाने के लिए बच्चों कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, यहाँ पे उन सब कॉस्ट का टोटल है। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है बच्चों? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, सो हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बच्चों यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा? सो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या है मैम? कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगी। सो OX के सिमिलर हो गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनवर्स S के शेप में, तो देखो मैम हमारा इनवर्स S के शेप में हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब बच्चों टोटल कॉस्ट जो होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के सिमिलर ही होती है। देखो यहाँ पे हमारी यहाँ पे क्या हो रही है? टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ रही है, पर मैम हमने यहाँ से क्यों टोटल कॉस्ट को हमने स्टार्ट किया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे टोटल कॉस्ट, मैंने क्या कहा था, टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही है। सो बच्चों टोटल फिक्स कॉस्ट जब इंक्लूड है टोटल कॉस्ट में, सो मैम तभी तो यहाँ से इंक्रीज होगा, जीरो से तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैम टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्लूड है, और जब फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती है। सो मैम यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू हो रही है और ये हमारे TVC के सिमिलर चलती रहेगी, ये भी हमारा इनवर्स S के शेप में होगी। एक और चीज बच्चों, इन दोनों के बीच में जो गैप है, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जितना जो गैप है बच्चों, ये कौन सा गैप है? हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का गैप है। एकदम सिमिलर गैप है, एक सिमिलर गैप है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिमिलर गैप हमेशा बना रहता है। किसकी? क्यों? क्योंकि बच्चों टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से। ठीक है बच्चों, सो हमने टोटल कॉस्ट के बारे में भी यहाँ पे समझा है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे है टोटल कॉस्ट, नेक्स्ट है हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट। तीनों को एक साथ समझेंगे मैम। सो यहाँ पे देखो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आउटपुट में चेंज होने से हमारे टोटल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है बच्चों? धीरे धीरे जैसे आउटपुट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस हम देखेंगे। और बच्चों इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आ जाएगी? हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब देखो टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 12 से स्टार्ट हो रही है, तो बच्चों ये 12 यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गई, 0 से हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और बच्चों 12 से हमारी क्या है बच्चों? टोटल कॉस्ट है। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें ना, इन दोनों में हमेशा 12 का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। देख लेना बच्चों, हमेशा इनमें 12 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, सिमिलर, जो हमारे टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, सॉरी हमारा टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है बच्चों इनमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम एवरेज कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या है? सो जैसे एवरेज प्रोडक्शन था वैसे एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट क्या कहती है कि यहाँ पे, अच्छा एवरेज कॉस्ट के टाइप देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट के भी 3 टाइप है बच्चों, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। अब बच्चों एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहती है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहती है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है, अब जो टोटल कॉस्ट है अगर हम उसमें प्रोडक्शन, जो हमारा यूनिट का जो प्रोडक्शन हुआ है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। क्या कह रहा है? जैसे सपोज दैट बच्चों हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए बच्चों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी है? जैसे सपोज दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगी है बच्चों 1000 रुपीज। 1000 रुपीज हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आई है बच्चों इस पेन का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों हमने पेन की कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया है? जैसे मान लो हमने पेन की 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया। ठीक है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया। सो बच्चों हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा हमारा? AFC कितना आ जाएगा हमारा? सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बच्चों? 1000 है। और मैम हमारा यहाँ पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है? हमारा 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। सो मैम हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया? यहाँ पे 10 रुपीज आ गया। कितना आया? 10 रुपीज आ गया। यानी कि हमें एक पेन बनाने के लिए बच्चों एक आउटपुट, यहाँ पे
एक पेन बनाने के लिए या एक पेन जो है आउटपुट बनाने के लिए मैम हमें कितने रुपए यहाँ पे कितनी फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, हमें 10 रुपीज की जो फिक्स कॉस्ट है वो यहाँ पे इनकर करनी पड़ेगी, तब हमारा जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल पाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एवरेज फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट में हम अगर आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 10 को हमने डिवाइड किया 0 से, सो हमारा यहाँ पे क्या आया 0 आएगा। 10 को 1 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। ऐसे 10 को हम प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारा AFC निकल आएगा। अब बच्चों हमारा TFC तो कांस्टेंट था, TFC में कोई चेंज नहीं हो रहा था, पर हमारा जो AFC वो क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे प्रोडक्शन यहाँ पे बच्चों जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, TFC तो कांस्टेंट है उसमें चेंज नहीं होगा, पर हमारा AFC क्या होगा, धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा, पर ये कभी भी बच्चों 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, ये धीरे धीरे क्या होगा, हमारा AFC जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा AFC गिरना शुरू हो जाता है। ये बच्चों हाइपरबोला यहाँ पे बनाता है, सो मैम ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है और यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होता, OX से टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये एक्सेस पे टच नहीं करेगा। तो ये हमने देखा मैम एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है कि भाई किसी भी आउटपुट या किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में आपने जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर की है, अगर उसको बच्चों हम आउटपुट से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। It is the cost of production per unit. Average cost is obtained by dividing the total variable cost by the quantity produced. अगर बच्चों हम हमारा जो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे बच्चों क्वांटिटी आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे, सो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जैसे सपोज दैट ये हमारा आउटपुट है बच्चों, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब देखो कैसे निकालना है, सेम जैसे हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाला था, हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, आउटपुट के साथ इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो, जैसे 100 को डिवाइड किया 1 से तो 100 आया, 80 को डिवाइड किया 2 से तो मैम 40 आया, 60 को डिवाइड किया 3 से तो 20 आ गया, 80 को डिवाइड किया 4 से तो हमारा 20 आ गया, 150 को डिवाइड किया 5 से तो 30, 240 को डिवाइड किया 6 से तो कितना आया हमारा, यहाँ पे 40 आ गया। डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम देखो मैम, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा हमारा क्या है, टोटल वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, एंड देन फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी हमारा यू शेप का बनता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। स्टार्टिंग में डिक्रीज होगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, देन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम। ठीक है बच्चों, यू शेप का होता है, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कौन से कर्व का शेप क्या होता है ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट है बच्चों एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट में से बच्चों जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। सो एवरेज कॉस्ट इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। पर यूनिट के प्रोडक्शन पे बच्चों कितनी कॉस्ट आई है, वो क्या हो गई हमारी टोटल एवरेज, हमारी एवरेज कॉस्ट हो गई। एवरेज कॉस्ट इज कंबाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस। अगर हम बच्चों यहाँ पे टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी प्रोड्यूस से, तो मैम हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे एवरेज कॉस्ट को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है और मैम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। इतनी सारी कॉस्ट है कि यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों एवरेज कॉस्ट का हमारा डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। सो मैम टोटल कॉस्ट देखो, एक तो ये कर सकते हैं हम, डायरेक्ट टोटल कॉस्ट में से आउटपुट को क्या करो, यहाँ पे डिवाइड कर दो। जब हम डायरेक्ट टोटल कॉस्ट में से आउटपुट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। जैसे 200 में से 1 को डिवाइड करो 200 आ गया, 180 में से 2 को डिवाइड करो 90 आ गया, 160 में से 3 को डिवाइड करो 33.3 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, पर यूनिट कॉस्ट है कि अगर हम एक यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, एक पेन का प्रोडक्शन करते हैं, सो हमें यहाँ पे कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और अगर हम AFC और AVC दोनों को ऐड कर लेंगे तो भी क्या आ जाएगा,
इन दोनों को ऐड कर लो आपस में तो भी हमारा AC आ जाएगा। और बच्चों ये किस तरह से निकालते हैं ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब बच्चों हमारा एवरेज कॉस्ट का जो डायग्राम है वो भी कैसा होगा, यू शेप का होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, हाई होगा, देन यहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है एंड धीरे धीरे वो उठना शुरू हो जाता है। ठीक है मैम, सो हमारा यू शेप का ही हमारा एवरेज कॉस्ट का कर्व होगा। यू शेप के दो कर्व आ चुके हैं हमारे पास, एक तो ABC आ गया और मैम हमारे पास एक AC आ गया। अब आप कहोगे मैम ABC से ऊपर क्यों है AC, क्योंकि बच्चों AC में क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी है। अब AC में हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, इसीलिए वो ABC से क्या है, अबाउ होता है। दोनों ही क्या है बच्चों, यू शेप में बनेंगे। अब बच्चों ये यू शेप में क्यों बनते हैं, यानी हमारी जो एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो स्टार्टिंग में गिरती क्यों है, देन यहाँ पे जाके कांस्टेंट होती है एंड देन इंक्रीज होना क्यों शुरू हो जाती है। सो बच्चों शॉर्ट रन में अगर आपको याद है, प्रोडक्शन में हमने एक बच्चों लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें बच्चों अगर हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे हमारा प्रोडक्शन पहले इंक्रीज होगा, देन क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रिटर्न से। ठीक है, एंड देन हमारा इंक्रीज होगा मैम, यहाँ पे इंक्रीज होने की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब हमारा इंक्रीज होगा प्रोडक्शन, जब हम इनपुट कम यूज करेंगे और हमारा इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन, सो मैम उस टाइम हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। जब बच्चों इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रिटर्न से तो हमारी यहाँ पे क्या होगा, अपने मिनिमम लेवल पे होगी कॉस्ट, एंड देन जब हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, सो हमारी कॉस्ट क्या होगी मैम, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए मैम यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ही क्या होते हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप के होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मैम मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या कहती है, अगर आप एक इनपुट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो, सॉरी एक आप अपने इनपुट का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो, सॉरी आउटपुट का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो, सो इससे आपकी टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट होगा। सपोज दैट आप 10 लेबर का यूज करते हुए बच्चों 1000 यहाँ पे यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे। अब बच्चों आप सोच रहे हो कि चलो एक लेबर और इंक्रीज कर देते हैं, इससे हमारा जो आउटपुट है वो 100 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। यानी आपने क्या करा, एक इनपुट को इंक्रीज कर दिया। अब इनपुट को इंक्रीज करने से बच्चों आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अब आउटपुट तो इंक्रीज हुआ है, पर बच्चों यहाँ पे इनपुट इंक्रीज हुआ है तो कॉस्ट भी तो इंक्रीज हुई है। सो मैम यहाँ पे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट इज अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट। अगर बच्चों हम कुछ एडिशनल यूनिट को यहाँ पे, आउटपुट को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, सो मैम हमारी कॉस्ट यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो गई, यही हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। The cost which is fixed cost and a cost which come in addition one more unit to production। अगर बच्चों हम एक और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं सो हमारा टोटल कॉस्ट कितना इंक्रीज होगा, यही क्या हो गई, मार्जिनल कॉस्ट होगी। कैसे निकालते हैं, चेंज इन अ टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन आउटपुट। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, किसमें चेंज होने से, आउटपुट में चेंज होने की वजह से। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी कैसा बनता है, यू शेप का बनता है। बच्चों ध्यान रखना, कैसा बनता है, यू शेप का बनता है। ये हमारा यू शेप का ही बनेगा। देखो टोटल कॉस्ट है, उसको आउटपुट से क्या करो, सॉरी यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस, देखो यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस है वही हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। दो टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस बच्चों मार्जिनल कॉस्ट होता है। यहाँ पे डिफरेंस कितना 8 का है, यहाँ पे डिफरेंस 6 का है, यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, यहाँ पे डिफरेंस 13.2 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है बच्चों 16.67 का है। देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो गिर रहा है, मिनिमम लेवल पे पहुंच रहा है, एंड देन क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। नेक्स्ट है बच्चों रिलेशनशिप क्या है एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। दोनों ही यू शेप के होते हैं तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, देखते हैं बच्चों। अगर हम बात करें तो तीनों का ही डायग्राम देख लेते हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। और बच्चों AFC हमें देखना किसका है, मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तीनों ही यू शेप के होते हैं। देखो एवरेज कॉस्ट यू शेप का आया है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट यू शेप का है और हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, यू शेप का है। सो बच्चों देखेंगे तीनों को। अगर हम बात करें बच्चों मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बारे में, दो के बारे में ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ये हमारा बच्चों एवरेज कॉस्ट का कर्व है, ठीक है, और हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ये रहा, सॉरी ये नहीं है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। स्टार्टिंग में अगर हम देखें मैम दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, पर मैम
एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा, और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज होने के बाद जब अपने मिनिमम पॉइंट पे जाता है उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब मैम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता है उस ड्यूरेशन तक भी एवरेज कॉस्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर मैम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके अपने मिनिमम पॉइंट पे, ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट है, ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। इस पॉइंट को कट करने के बाद एवरेज कॉस्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो मैम हम कहेंगे व्हेन द एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। जब दोनों ही डिक्लाइन हो रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे भी डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्लाइन होता है, जब बच्चों दोनों ही डिक्लाइन हो रहे हैं, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, लेस देन है बच्चों एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, नीचे है एवरेज कॉस्ट के। व्हेन द एवरेज कॉस्ट इंक्रीज, अब बच्चों एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। सो मैम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो देन marginal cost is greater than average cost when the average cost stay the same। अब बच्चों average cost और बच्चों यहाँ पे marginal cost क्या है, इक्वल है। कहाँ पे इक्वल होगी, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट पे। द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, उस पॉइंट पे बच्चों जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को यहाँ पे कम कट करती है, ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट है ये, और इसी पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे ही क्या होता है, एवरेज कॉस्ट और मैम मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जब इंक्रीज होते हैं तब क्या रिलेशन है, जब डिक्रीज होते हैं तब क्या रिलेशन होता है, जब दोनों इक्वल होते हैं तब क्या रिलेशन होता है, हमने देख लिया। ठीक है, अब बच्चों जैसे एवरेज कॉस्ट का देखा वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी सेम ही होगा मार्जिनल कॉस्ट के साथ। अब बच्चों लॉन्ग रन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग रन कॉस्ट जिसमें बच्चों ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, सारी जो कॉस्ट होगी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। So all input are variable, the total cost and the total variable cost therefore coincide the long run। अब बच्चों टोटल कॉस्ट में हम पहले टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड करते थे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते थे। अब बच्चों जब टोटल फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो हमारे टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होगी, क्योंकि हमारे सारे जो इनपुट हैं वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और ये क्या बताती है, आउटपुट के लिए पर यूनिट कॉस्ट कितनी। अब बच्चों लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, तो सेम है, यहाँ पे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा लॉन्ग रन हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। और बच्चों मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, दो टोटल की कॉस्ट के बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो गया मैम, लॉन्ग रन कॉस्ट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे। सो अगर हम शॉर्ट रन कॉस्ट को ऐड कर लें बच्चों, सो हमारा यहाँ पे टोटल कॉस्ट, हम शॉर्ट रन कॉस्ट को ऐड कर लेंगे सो हमारा टोटल कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, इन सबको ऐड करते हुए चलेंगे ना, हमारा टोटल एवरेज कॉस्ट या टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगा, लॉन्ग रन कॉस्ट निकल जाएगा। रेवेन्यू की बात करेंगे बच्चों। सो रेवेन्यू में हम क्या क्या देखेंगे, रेवेन्यू में हम बच्चों रेवेन्यू, टाइप ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन हमने समझ लिया बच्चों, कॉस्ट हमने समझ लिया, अब बारी है बच्चों रेवेन्यू की। लास्ट टॉपिक है बच्चों रेवेन्यू में हम ये सारे पढ़ लेंगे। ठीक है, रेवेन्यू क्या है बच्चों, अब कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज दैट मैं इस पेन का प्रोडक्शन कर रही हूँ। अब मैं इस पेन का प्रोडक्शन क्यों कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, अपने पास रखने के लिए कर रही हूँ। मैंने 1 लाख पेन का प्रोडक्शन किया, अब मैं क्या 1 लाख पेन का प्रोडक्शन अपने पास रखने के लिए करूंगी, नहीं ना, मैं इसको बच्चों सेल करूंगी मार्केट में, और जब मैं इसको सेल करूंगी तो मुझे इनकम होगी। सो बच्चों वो इनकम ही क्या है, रेवेन्यू है। सो बच्चों यहाँ पे रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म और प्रोड्यूसर फर्म टू सेल द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जो बच्चों हमने प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन को अगर हम सेल करते हैं और सेल करने से जो हमें इनकम आती है वही क्या हो गई मैम, हमारे लिए जो टोटल अमाउंट हम रिसीव करेंगे वही क्या हो गई, रेवेन्यू हो गई। इनकम भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, सो बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट,
ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम फर्म प्रॉफिट। अब बच्चों किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो उनका जो प्रॉफिट है बच्चों उसको मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सिंपल सा बात है बच्चों, रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। रेवेन्यू में से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे सपोज दैट हमें 1000 का बच्चों रेवेन्यू हुआ। अब 1000 का रेवेन्यू हुआ है, हमें कॉस्ट कितनी लगी है, हमें कॉस्ट लगी है बच्चों 800 की। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 200 का प्रॉफिट हो गया। और यही हमारा क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। और हर कंपनी चाहती है, हर फर्म चाहती है कि उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे टाइप ऑफ रेवेन्यू के बारे में। तो टाइप ऑफ रेवेन्यू, जैसे हमने टाइप ऑफ कॉस्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जाना, वैसे टाइप ऑफ रेवेन्यू हो गए हमारे 3। पहला है बच्चों टोटल रेवेन्यू, देन सेकंड है हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड थर्ड है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या कहता है, टोटल रेवेन्यू कहता है कि एक टाइम ड्यूरेशन में, जैसे एक मंथ है, एक मंथ में मैंने 1 लाख यूनिट बनाई, 1 लाख यूनिट बनाई, यानी टोटल प्रोडक्शन हुआ मेरा, टोटल प्रोडक्शन हुआ बच्चों 1 लाख। सपोज दैट मैंने एक मंथ में, 1 मंथ में जो मेरे पास इनपुट थे बच्चों, जो मेरे इनपुट यूज आने वाले हैं, उस इनपुट का यूज करके बच्चों मैंने टोटल प्रोडक्शन कितना किया है, 1000 यूनिट बनाई। अब बच्चों 1000 यूनिट को जो मार्केट प्राइस है उस पे मैंने बेच दिया। मार्केट प्राइस मान लो 10 रुपीज है। 1 लाख यूनिट मैंने बनाई, जो कि मेरा क्या है, टोटल प्रोडक्शन है बच्चों। अब 1 लाख यूनिट को मैंने मार्केट प्राइस से बेच दिया। सो बच्चों यहाँ पे मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 1 लाख मल्टीप्लाई 10, यानी 10 लाख का मेरा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया। सो मैम टोटल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे बच्चों जितना भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उन सबको अगर हम बेच दें, टोटल प्रोडक्ट को अगर हम सेल कर दें मार्केट प्राइस पे, सो मैम जो भी इनकम आएगी वो हमारी क्या है, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू क्या हो गया हमारा, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सोल्ड और प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे बच्चों हमारे प्रोडक्ट कितना था, यूनिट कितनी थी, 1 लाख की थी मैम। और बच्चों यहाँ पे P मतलब प्राइस है, Q मतलब क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी मेरी 1000 थी और मैम प्राइस कितनी है, 100 है। तो मैम यहाँ पे 10 लाख का मेरा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी जितना टोटल प्रोडक्ट है उन सबको अगर हम बेच देंगे तो मैम हमारा रेवेन्यू क्या आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। यही हमारा टोटल रेवेन्यू है। सो यहाँ पे TR हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू, P यानी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, Q यानी क्वांटिटी ऑफ आइटम। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट चलते हैं एवरेज रेवेन्यू के बारे में। एवरेज रेवेन्यू क्या कहता है, एवरेज रेवेन्यू कहता है इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे बच्चों जितना टोटल रेवेन्यू है उसमें अगर जितनी यूनिट हमने सेल करी है उससे डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि पर यूनिट की यहाँ पे बच्चों क्या रेवेन्यू आया, पर यूनिट से कितना रेवेन्यू आया। जैसे सपोज दैट टोटल रेवेन्यू हमारा कितना था, हमारा था मैम 10 लाख का रेवेन्यू था। अभी हमने पेन बेचा था, हमने 10 लाख के पेन बेच दिए। ठीक है, हमने 10 लाख के पेन बेच दिए बच्चों, हमें कितना यहाँ पे रेवेन्यू हुआ, 10 लाख का रेवेन्यू हुआ। अब बच्चों कितनी यूनिट थी, क्वांटिटी कितनी थी, हमारी टोटल जो है प्रोडक्ट हमारा था बच्चों 1 लाख। सो मैम इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आया, 10 रुपीज। यानी कहने का मतलब है कि एक पेन आपका कितने में बिका है, 10 रुपीज में बिका है। यानी एक पेन से आपको कितना रेवेन्यू हुआ है, इनकम कितनी हुई है, 10 हुई है। तब जाके आपने 1 लाख पेन बेचा तो आपका जो रेवेन्यू है वो कितना आया है बच्चों, 10 लाख का आया है। ठीक है, पर रेवेन्यू, पर यूनिट रेवेन्यू क्यों ये बताता है बच्चों एवरेज रेवेन्यू, जो क्या कहता है अगर आप टोटल रेवेन्यू में से नंबर ऑफ यूनिट को सोल्ड कर दोगे, नंबर ऑफ यूनिट यानी क्वांटिटी को सोल्ड कर दोगे तो आपको पर यूनिट रेवेन्यू पता चल जाएगा कि एक यूनिट बेचने से आपको कितना रेवेन्यू हुआ है। और बच्चों यही क्या बताता है, प्राइस को भी बताता है। ठीक है, ये इक्वल होता है बच्चों प्राइस के। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे AR TR बटा Q। ठीक है, सो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। नेक्स्ट है बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या कहता है, यह कहता है कि जितनी यूनिट आप सेल कर रहे हो, अगर उस सेल में 1 यूनिट आप इंक्रीज करोगे तो आपके टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा।
an increase and the decrease of total income due to increase or decrease of 1 unit of a total quantity of a commodity is called marginal marginal income. Suppose that बच्चों की मैंने क्या करा है, 10,000 यूनिट को सेल किया है, ठीक है, 10,000 यूनिट को सेल किया है, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी है ये 10,000 यूनिट है। अब बच्चों टोटल रेवेन्यू, मान लो इस 10,000 को मैंने मैम 10 रुपीज से सेल किया, तो टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 1 लाख हो गया, ठीक है, 1 लाख हो गया। अब बच्चों आगे क्या, अब मैं चाह रही हूँ कि चलो 10 लाख यूनिट तो सेल हो ही रही है, चलो हम क्या करते हैं, 1 यूनिट और बेच देते हैं, ठीक है। अब मैम यहाँ पे मैं 10,000 1 यूनिट की सेलिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब मैम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मैम यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 1,10,000। समझ में आई चीज, क्या देख रहे हैं, मैंने कहा कि भाई 10,000 तो मैं क्या कर रही हूँ, सेल कर ही रही हूँ, चलो एक और यूनिट एक्स्ट्रा बन गई है, उसको भी सेल कर देते हैं, ठीक है। अब मैं 10,001 यूनिट सेल कर रही हूँ, ठीक है, सेम प्राइस है बच्चों। अब इसमें बच्चों मुझे मेरा टोटल रेवेन्यू कितना चेंज हुआ है। अब बच्चों यही सिंपल सी चीज ये कहता है कि भाई अगर हम टोटल क्वांटिटी, जो सेलिंग क्वांटिटी है बच्चों, उसमें अगर चेंज करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ जाएगा, वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल इनकम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू। अगर बच्चों दो टोटल रेवेन्यू को आपस में अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। इन दोनों को आपस में माइनस करो तो कितना आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, 10 रुपीज का मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, ठीक है। TR डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा Q, यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन सेलिंग क्वांटिटी, ठीक है। सेलिंग क्वांटिटी में चेंज होने से बच्चों टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ है, यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। चेंज इन टोटल इनपुट और चेंज इन यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट में सेल करने से बच्चों टोटल रेवेन्यू में क्या चेंजेस हुआ है, यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब बच्चों TR AR और MR को एक साथ देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट है मैम, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमारा टोटल रेवेन्यू भी आउटपुट के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले 20 था, फिर 42, फिर 66, फिर 92 और यहाँ पे क्या होगा 120 होगा। AR कैसे निकलता है, 20 में से आउटपुट को चेंज करो, सॉरी TR में से आउटपुट को चेंज करो, हमारा AR निकल जाता है। जैसे 20 में से डिवाइड करो 1 को तो 20, 42 में से डिवाइड करो 2 को तो 21, 66 में से 3 को डिवाइड किया तो 22, वैसे 92 को 4 से डिवाइड करो तो 23, वैसे 120 को 5 से डिवाइड करो सो मैम 24। ऐसे बच्चों MR, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, टू टोटल रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस क्या हो गया मैम, हमारा AR हो गया। अगर देखेंगे तो मैम हमारा MR कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है बच्चों। सो हमने यहाँ पे AR MR और TR का कर्व देखा। अब सॉरी हमने टेबल देखी। अब आप कहोगे मैम कर्व क्यों नहीं बताया। सो बच्चों रेवेन्यू का जो कर्व होता है वो परफेक्ट कंपटीशन और हमारा इनपरफेक्ट कंपटीशन में चेंज हो जाता है। सो बच्चों जब हम परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे सो उस टाइम बच्चों क्या रेवेन्यू रहेगा और हमारा रेवेन्यू का कर्व किस तरह से बनेगा वो हम वहां देखेंगे, ठीक है। अभी के इसमें हमने देखा था बच्चों टोटल रेवेन्यू कैसे बनता है। सो बच्चों इस वीडियो में हमने जाना कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है ये हमने सीखा, कॉस्ट के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है ये हमने जाना, और मैम हमारे लॉ कौन कौन से ये हमने देखे, और मैम रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हमने समझा। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।